हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि परख प्रोग्राम के तहत ये हमारा 5वां टेस्ट है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि परख प्रोग्राम के तहत हम MPPSC 2020 मेंस की आंसर राइटिंग और आंसर ड्राफ्टिंग का कोर्स चला रहे हैं। ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, आइए हम टेस्ट 5 के मॉडल आंसर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आज के हमारे प्रश्न थे कि जॉन मार्शल 3 मार्कर में विंध्याचल की चोटियाँ, दयाराम साहनी। और 50 शब्दों में हमारे क्वेश्चन थे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति को समझाइए, चंबल नदी। और जो हमारा 200 शब्दों का आज जो क्वेश्चन था वो था नर्मदा नदी घाटी परियोजना का वर्णन करना था। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चनों को आपको 25 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। चलिए आंसर को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल में हम पहली लाइन कैसे लिख सकते हैं कि यह एक प्रमुख अंग्रेज पुरातत्व शास्त्री थे। ठीक है ना, ये एक प्रमुख अंग्रेज पुरातत्व शास्त्री आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, दूसरी लाइन हम लिख सकते हैं कि भाई ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तृतीय अध्यक्ष थे। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तीसरे अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। ठीक है, और इनके नेतृत्व में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। ठीक है ना, इनके नेतृत्व में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज की थी या खुदाई की थी। ठीक, तो इन तीन तीन लाइनों में हम 3 मार्कर को कर सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन था हमारा विंध्याचल की चोटियाँ। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहली सिगार चोटी 881 मीटर, सिद्ध बाबा चोटी 1060 मीटर और गुडविल 752 मीटर। ठीक है, तो सिद्ध बाबा जो चोटी है वो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और गुडविल जो है वो 752 मीटर है। ठीक है ना, सॉरी, गुडविल जो है वो 752 मीटर शायद ये बुंदेलखंड के पठार में ही आती है। तो ये तीनों चोटियाँ जो हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर आती हैं। विंध्याचल पर्वत जो है वो मालवा से लेकर रिया पन्ना के पठार तक विस्तृत फैला हुआ है और आगे तक भी ये गया है। ठीक है ना, तो उसकी उसकी विभिन्न श्रेणियाँ कैमूर श्रेणी है, भांडे श्रेणी है। तो इस प्रकार से उसकी ये 3 चोटियाँ मैंने लिखी हुई हैं, और भी चोटियाँ आप लिख सकते हैं, सिगार चोटी, सिद्ध बाबा चोटी और गुडविल चोटी। फिर दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी भारत के एक प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। पहली लाइन मैंने लिखी है भारत के एक प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। तो मतलब पहली लाइन में लिखता हूँ कौन थे, इनका इंट्रो देते हूँ कि ये एक प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। फिर दूसरा मैं लिखता हूँ कि इन्होंने क्या किया, हड़प्पा की खोज की इन्होंने। ठीक है ना, अब तीसरा पॉइंट मैं ये लिख रहा हूँ कि इनकी खोज जो है ये हड़प्पा स्थलों की खोज से, ठीक है ना, इनकी खोज जो है हड़प्पा स्थलों के अध्ययन में सहायता मिली। ठीक है ना, या हड़प्पा स्थलों के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हड़प्पा स्थल के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो तीसरा पॉइंट मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर बारी आती है हमारे 50 शब्दों की, 50 शब्दों के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति को समझाइए। तो इस इस आंसर को मैंने इस प्रकार लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले लिखा है कि मैंने बहुप्रजातीय समाज था ये। ठीक ना, फिर उसके बाद में मैंने लिखा समतामूलक समाज, छुआछूत का अभाव था यहाँ पर। मातृसत्तात्मक समाज, स्त्रियों की बेहतर स्थिति थी। शांति प्रिय समाज, अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। सुशिक्षित समाज, मानक मापतौल और नगर नियोजन से पता चलता है कि ये लोग सुशिक्षित थे। खान पान इनका शाकाहारी और मांसाहारी था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसकी जो सामाजिक स्थिति है ये स्पष्ट होती है और हमें 5 से 6 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन का यूज करना है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें 5 से 6 या 6 से 7 लाइन से ऊपर नहीं लिखना है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी को हमें 50 वर्ड में लिखना है, 5 मार्क का में लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि मध्य प्रदेश की एक ये प्रमुख नदी थी। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल नदी।
आप ये भी लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख तथा यमुना की एक सहायक नदी, आप इस प्रकार से भी इसमें लिख सकते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि इसका उद्गम महू की जानावा पहाड़ी से होता है, लंबाई इसकी 965 किलोमीटर है। सहायक नदी इसकी काली सिंध, पार्वती, शिप्रा और भी जो नदियाँ हैं उनको आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। जलप्रपात, ये कौन कौन से जलप्रपात बनाती है? चूलिया जलप्रपात बनाती है ये, पाताल पानी जलप्रपात बनाती है ये। परियोजना मैंने इस पर लिख दी कि भाई चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो मैंने लिख दिया गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। तो इस प्रकार से हम चंबल नदी को कंप्लीट करते हैं 5 मार्कर में। कोई भी नदी यदि आपको आती है, कि कोई भी नदी लिखने के लिए आपको आती है, यदि 5 मार्कर में आती है, तो देखिए आप ये ऊपर मैंने 5 मार्कर की फॉर्मेटिंग करके बताई है कि सबसे पहले आपको नदी, कोई भी नदी आती है, आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रो उसका, उस नदी का आपको इंट्रो लिख देना है। फिर आपको लिख देना है उद्गम उसका, फिर उसकी लंबाई लिख देनी है, फिर उसके जिले लिख देना है, फिर सहायक नदी लिख देनी है, परियोजनाएँ लिख देनी है। और आपको सहायक नदी, परियोजना, जिले भी याद नहीं आ रहा है, आपको केवल उद्गम लंबाई याद है, तो आप उसकी लिख देते हैं। महत्व लिख सकते हैं उसका, आप महत्व लिख दीजिए। महत्व में आप लिख सकते हैं पेयजल, सिंचाई, पर्यटन। ठीक है ना, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, जिस एक कॉमन महत्व जो आप किसी भी क्वेश्चन में जोड़ सकते हैं। यदि चंबल नदी को हम लोग 11 मार्कर में लिखते तो हम इस प्रकार से लिखते कि पहले हम उसका इंट्रो बताते, फिर हम उसका उद्गम बताते, फिर बीच में एक मैप डाल देते, फिर चंबल नदी उसमें एमपी के मैप में बना देते, और एमपी के मैप में उस पर जो परियोजनाएँ जो हैं चंबल नदी पर, उन परियोजनाओं को लिख देते, फिर उसकी लंबाई लिख देते, फिर उसके जिले लिख देते, फिर उसकी सहायक नदियाँ लिख देते। ठीक है ना। फिर परियोजनाओं को डिस्क्रिप्टिव कर देते कि भाई जवाहर सागर कितने मेगावाट की है, राणा प्रताप सागर कितने मेगावाट की है। ठीक है ना। तो इस पर गांधी सागर, इनका स्थान लिख देते कहाँ ये स्थित है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, गांधी सागर कहाँ है, जवाहर सागर कहाँ है। उसके बाद हम लिख देते महत्व, कि नदी का एक महत्व क्या है चंबल नदी का। तो चंबल नदी का महत्व या किसी भी नदी का महत्व एक सा रहता है कि भैया पर्यटन, सिंचाई, है ना, जल विद्युत, तो ये सब इसके महत्व होते हैं। 4-5 और आप लिख सकते हैं इसमें महत्व में। फिर उसके बाद मैं लिख देता समस्याएँ। तो समस्याएँ क्या है भाई चंबल नदी की? तो समस्या ये है कि भाई ये बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है ना, अत्यधिक अपरदन करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। और किसी भी नदी की समस्या, देखिए समस्या ये रहती है, औद्योगिक अपशिष्ट भी रहते हैं उस नदी में, औद्योगिक अपशिष्ट डाले जाते हैं, मल मूत्र और ये सब जो नगरपालिका अपशिष्ट होते हैं वो डाले, तो ये कॉमन समस्या है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। इनको आप लिख सकते हैं, और आप छोटे से मतलब कुछ फैक्ट लेकर सीधा आप एक 11 मार्क का 200 वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नदी के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था जो 200 शब्दों का था, उसमें मैंने दिया था कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना का वर्णन करना है, कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना क्या है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रो से शुरुआत की कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जो नर्मदा तथा उसकी सहायक नदियों पर केंद्रित है। गठन इसका 1950 से हुआ। नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख परियोजना है। और जो नर्मदा की इतनी सहायक नदियाँ काफ़ी, आपने देखा होगा 33 से शायद ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, तो उन सारी सहायक नदियों पर जो परियोजनाएँ बनी हैं वो सब नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती हैं। तो हम ये देखिए मेजर मेजर परियोजनाएँ हम पढ़ लेते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा परियोजनाओं को नहीं लिख सकते उसमें क्वेश्चन में। तो फिर उसके नीचे मैंने अगली हेडिंग लिखी बांध अथवा परियोजनाएँ। तो 29 बड़े बांध हैं, 133 मध्यम बांध हैं, और 3000 छोटे बांध नर्मदा नदी घाटी परियोजना में बने हुए हैं। 29 बड़े बांध हैं, 133 मध्यम बांध हैं, 3000 छोटे बांध हैं। इनमें से कुछ बांध अभी बनना भी है। ठीक है, कुछ बांध बनना भी है, कुछ बांध बन चुके हैं। तो इस प्रकार से ये परियोजना चल रही है। उसके बाद मैंने एक मैप डाला है उपखंड, मैंने लिखा है उपखंड। उपखंड का मतलब होता है कि नदी घाटी परियोजना जो है नर्मदा नदी घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत कितने सारे बांध हैं। ठीक है ना, कितने सारे डैम, कितने सारे बांध हैं, क्या क्या परियोजना चल रही है, उन सबको उपखंड बोलते हैं। तो मैंने इसमें उपखंड में एक मैप डाल दिया, और मैंने ये नर्मदा नदी बताई है, यहाँ से निकल ली अमरकंटक से। और मैंने ये बता दिया कि बरगी परियोजना रानी अवंतीबाई लोधी सागर जो है वो 100 मेगावाट का है। ठीक है ना, वो 100 मेगावाट का है। और जो तवा परियोजना है वो 14 मेगावाट की है। रानी अवंतीबाई सागर के बाद तवा परियोजना आती है। फिर मैंने इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो पुनासा डैम है वो 1000 मेगावाट का है। इस इंदिरा गांधी सागर परियोजना को हमें अलग से भी क्या कहते हैं पढ़ना है। ठीक है। फिर महेश्वर परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है, और सरदार सरोवर लास्ट में 1450 मेगावाट का जो सबसे बड़ा बांध बन रहा है, सरदार सरोवर। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिंचाई क्षमता है। तो एमपी के लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई होगी।
ठीक है ना। इससे और लाभान्वित जिले, फिर उसके बाद में लिख दिया लाभान्वित जिले जबलपुर, होशंगाबाद, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास, मंडला आदि। फिर मैंने महत्व लिख दिया है, तो महत्व इसका आप लिख सकते हैं पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, मछली पालन जिसको कहते हैं मछली पालन। फिर उसके बाद में महत्व के बाद मैंने चुनौतियाँ बता दी हैं कुछ। विस्थापन व पुनर्वास की चुनौती रहती है, भाई नदी घाटी परियोजना में विस्थापन और पुनर्वास की चुनौती रहती है। पर्यावरणीय संकट रहता है, भाई अब डैम बना दे रहे, बहता हुआ जल है उसको रोक देते हैं आप, तो कई बार भूकंप भी आ जाता है। जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि कई सारी भूमि जो होती है वो जलमग्न हो जाती है, कई सारे जंगल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। नर्मदा नदी जल विवाद, ठीक, नर्मदा नदी का जो जल विवाद है गुजरात के बीच और एमपी के बीच, ठीक है ना, महाराष्ट्र के बीच। और प्राकृतिक आपदा भी आती हैं, जैसे जबलपुर का में एक बार भूकंप आया था, तो उस भूकंप को बोलते हैं कि वो जो जबलपुर के पास जो डैम बना हुआ है, ठीक है ना, उस डैम में पानी के भार के कारण चट्टानें नीचे धंस गई थी, जिस वजह से भूकंप आया था। तो प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं कई बार इसकी वजह से। ठीक है ना। अभी डैम फूट जाएगा, मान लो कहीं डैम बना हुआ है, डैम एकदम से फूट गया तो क्या होगा, बाढ़ भी आ सकती है। तो इस प्रकार की चुनौतियाँ भी रहती हैं। ये चुनौतियाँ जो ये महत्व है, ये महत्व, ये चुनौतियाँ आप जो किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, किसी भी नदी घाटी परियोजना में आप डाल सकते हैं और 200 वर्ड में उसको कर सकते हैं। फिर मैंने प्रयास बता दिए कि नर्मदा के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो नर्मदा यात्रा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा महोत्सव, और 2017 में नर्मदा नदी को जीवंत नदी घोषित किया गया है। ठीक है। और इसके बाद में मैंने इसका एक कंक्लूजन लिख दिया है कि अतः हम कह सकते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक है। तो इस प्रकार से आपका ये 200 वर्ड का जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। तो आपने जैसा कि देखा, इसकी फॉर्मेटिंग को आपने देखा हुआ है मैंने किस तरीके से फॉर्मेटिंग की है। ये जो फॉर्मेटिंग आप जैसे आपसे चंबल नदी घाटी परियोजना पूछी जा रही है, तो आप इसमें चंबल नदी घाटी परियोजना में शुरू से लेकर यहाँ तक आप लाभान्वित जिले तक आप एक साल लिख सकते हैं, लाभान्वित जिले चंबल घाटी परियोजना में। उसका महत्व को आप यही ज्यों के त्यों महत्व आप चंबल घाटी परियोजना में डाल सकते हैं। ज्यों के त्यों जो चुनौतियाँ हैं ये आप चंबल नदी घाटी परियोजना में डाल सकते हैं। ठीक है ना। और प्रयास आपको चेंज कर देंगे, चंबल नदी घाटी परियोजना के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। या कुछ विशेष आप बता सकते हैं कि चंबल नदी पर जो वो घड़ियाल अभ्यारण्य है वो आप बता सकते हैं, या उसका बता सकते हैं विशेष में कि भाई ये अब नालिका प्रदन करती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, फिर आप उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।